हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। बेसिकली इस पूरे पॉइंट को मैं आपको शॉर्ट में 4 to 5 पॉइंट्स में समराइज करके दिखाने वाली हूँ। मतलब ये जो पूरा टॉपिक हमको दिया गया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो इस पूरे टॉपिक में हमको बताया क्या गया है। बेसिकली ये बोला गया है कि मेंडल ने जो भी काम किया था, सर मेंडल ने जो भी हमको जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने जो भी हमको फैक्टर्स के बारे में, जीन्स के बारे में बताया, उनके काम को किसी ने रिस्पेक्ट ही नहीं की। और बाद में कुछ 50 60 70 सालों के बाद जो नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने जब सेम काम के ऊपर काम किया तो उनको पता चला कि अय्या, ये तो मेंडल ने पहले से करके रखा था। तब जाके मेंडल के काम को रिकॉग्निशन मिला और उनके नाम का नोबेल प्राइज अनाउंस किया गया। थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं और लास्ट में हम इसके पॉइंटर्स देखेंगे। मेंडल ने अपना वर्क कब पब्लिश किया था? मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन बहुत सारे रीजन की वजह से उनका काम किसी ने पहचाना ही नहीं। इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड। अनरिकॉग्नाइज्ड यानी कि आपके काम को पहचान ना मिलना। 1900 तक उनके काम को किसी ने भाव नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखो क्या क्या रीजन थे कि उनका काम रिजेक्ट हो गया। सबसे पहली बात कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन करना इजी नहीं था। अभी कैसा होता है, किसी की अपॉइंटमेंट लेनी होती है तो एक मैसेज ड्रॉप कर दो या ईमेल कर दो तो बात बहुत फास्ट हो जाती है, कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था और इस वजह से उनके काम को बहुत ज्यादा पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाए, यानी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल पाई उनके काम को। सेकेंड रीजन क्या है? ये फर्स्ट रीजन था कि डिफिकल्ट कम्युनिकेशन। सेकेंड रीजन क्या है कि उनके हिसाब से जीन का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब मेंडल ने जीन ये वर्ड नहीं दिया था। मेंडल ने क्या बोला था? देर इज समथिंग नोन एज फैक्टर विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस फैक्टर को आज हम जीन बुलाते हैं, बट इनिशियली इसका हमको नाम नहीं पता था तो हम इसको सिर्फ फैक्टर बोलते थे। तो उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन था, इट वाज नॉट वेरी मच स्टेबल, बट उन्होंने क्या बताया था कि इट इज ए डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। उन्होंने ये हमको बोला था कि कोई तो ऐसी चीज है जो हमारा एक्सप्रेशन कंट्रोल करती है। यानी अगर आपके मम्मी के बाल कर्ली हैं तो आपके बाल भी कर्ली होंगे, आपके पापा की आईज ब्लू है तो आपकी भी आईज ब्लू होंगी। ये जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर्स। फैक्टर्स को बाद में हमने नाम दिया जीन। And of the pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries। मतलब देखो मेंडल ने हमको क्या बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ब्लेंडिंग नाम की चीज नहीं होती है। ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? कि आप येलो और ग्रीन को मिला के कुछ अलग सा नया शेड बना दो। नहीं, या तो येलो एक्सप्रेस होगा या तो ग्रीन एक्सप्रेस होगा, जो डोमिनेंट होगा वही एक्सप्रेस होगा। आपको ब्लेंडिंग नहीं मिलेगी। जैसे हमने मिराबिलिस जलापा में देखा था कि हमको पिंक फ्लावर मिलता है, वैसे ही यहाँ पे हमको ब्लेंडिंग नहीं मिलेगी, ऐसा हमको मेंडल ने बोला था। लेकिन इसको किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। दिस थियोरी वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्पररीज। कंटेम्पररीज यानी कि उनके जो कॉलीग्स थे, उनके जो सीनियर्स थे या जो भी फेलो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर। उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब बकवास है। इतना ज्यादा हमको वेराइटी दिखता है नेचर में, तो ये वेराइटी ऐसे ही आसमान से टपक गई, इसीलिए किसी ने मेंडल की बात बिलीव ही नहीं की। वेरिएशन किस वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन गैमेट्स। ओके, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, सेल्स मिक्स होके कुछ नया वेरिएशन तैयार होता है, दैट इज वेरिएशन। तो उन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। और थर्ड रीजन ये था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का अप्रोच यूज किया था बायोलॉजिकल मेथड समझाने के लिए, जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा न्यू और अनएक्सेप्टेबल था। मतलब वो बोलते हैं ना, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के ईगो पे आ गया था कि ऐसे कैसे ये बायोलॉजी को मैथ से सिखा सकता है। सो इट वॉज वेरी न्यू टू अदर बायोलॉजिस्ट एंड दैट इज वाई मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट जीन्स वर डिस्क्रीट यूनिट्स। लेकिन उनके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं था फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि उन्होंने माइक्रोस्कोपी वगैरह यूज नहीं की थी, उन्होंने मैथमेटिकल डेटा यूज किया था, उन्होंने रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को माइक्रोस्कोपिक प्रूफ चाहिए था, तो इस वजह से उनका काम 1865 के टाइम पे रिजेक्ट हो गया। बट 1900 के बाद 40 50 साल के बाद उनके काम को रिकॉग्निशन मिला। तो ये देखो, 1900 में 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी व्रीज, कोरेंस एंड वॉन शेमार्क, ये 3 साइंटिस्ट तीनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे। देवर इंडिपेंडेंटली वर्किंग और एक्सीडेंटली इन्होंने मेंडल का काम रीडिस्कवर किया। रीडिस्कवर मतलब क्या होता है?
ढूंढ के निकालना, ठीक है। मतलब जैसे आप कोई रिसर्च करते हो तो रिसर्च करने के टाइम पे आप किसी पुराने साइंटिस्ट का रेफरेंस लेते हो कि उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था। तो ऐसे ही जब ये लोग रेफरेंसेस ढूंढ रहे थे तो इनको दिखाई दिया कि अरे मेंडल नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसी के ऊपर काम किया है। और अभी मतलब 40-50 साल के बाद मेंडल का काम 1865 में रिजेक्ट हुआ था और ये तीन साइंटिस्ट 1900 में काम कर रहे थे। यानी 35 ईयर्स काफी लंबा गैप होता है। तो अब तक बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी थी माइक्रोस्कोपी की फील्ड में। साइंटिस्ट धीरे धीरे करके सेल डिवीजन को ऑब्जर्व कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा उन्होंने मैथमेटिक्स अप्रोच एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था। तो इसके वजह से एक न्यू डिस्कवरी हुई। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस दैट अपीयर्ड टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। यानी धीरे धीरे करके अब लोगों को पता चलने लगा कि अच्छा क्रोमोसोम करके कोई चीज होती है जो सेल के अंदर होती है, जो डिवाइड होती है और गैमेट्स में ट्रांसफर होती है। तो उसको नाम दिया गया क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट कलर्ड बॉडीज। क्रोमा यानी कलर, सोमा यानी बॉडी। तो इट इज ए कलर्ड बॉडी एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि माइक्रोस्कोप के नीचे आपको कोई भी सेल ऑर्गेनल देखना होता है तो आप उसको डाई के साथ स्टेन करके देखते हो। 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। मतलब 2-3 सालों में ये क्रोमोसोम का एग्जैक्ट मूवमेंट भी लोग समझ गए कि कैसे मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर में आके मेटाफ्लेज प्लेट बना लेते हैं, फिर एनाफेज में कैसे क्रोमोसोम सेपरेट होके बनाना स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो अगर आपको सेल डिवीजन नहीं आता तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब पे सर्च करो सेल डिवीजन बाय अंजलि मैम या माइटोसिस मियोसिस बाय अंजलि मैम। 4 से 5 वीडियोस है। अगर आपने एक बार वो वीडियोस देख ली तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इसके बाद आपको किसी भी सेल डिवीजन के टॉपिक में लाइफ में कभी डाउट नहीं होगा। और अगर सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके आगे जितने भी टॉपिक्स है सबके लिए सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1902 तक क्रोमोसोम के मूवमेंट के ऊपर काफी डिस्कवरी हो चुकी थी। और दो साइंटिस्ट आए, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। इन्होंने नोट किया कि क्रोमोसोम वर पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। मतलब सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोम की थ्योरी को लिंक किया मेंडल के लॉ के साथ। और उन्होंने मतलब आपने ये पहले भी पढ़ा है कि क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होते हैं माइटोसिस के टाइम पे, मियोसिस के टाइम पे। माइटोसिस में हमको 2n से 2 कॉपीज मिलती हैं जो 2n होती हैं, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और मियोसिस में हमको एक 2n से 4 हेप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। सो द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट द क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं। ओके जैसे कि एक फादर का क्रोमोसोम, एक मदर का क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज पेयर इन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर इन सोमैटिक सेल्स। सिर्फ गैमेट में ये क्रोमोसोम सिंगल सिंगल होते हैं, ठीक है। और जीन्स भी हमेशा कैसी होती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जो जीन होगी वही जीन यहाँ पे भी होगी। अब फर्क ये है कि यहाँ पे सेम जीन है डोमिनेंट वाली या इसका दूसरा पेयर है रिसेसिव वाला, बट कैरेक्टर तो वो सेम कैरी कर रहा है। सो द टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है जो मैंने अभी आपको बताया। समझो ये आपके क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर है, ये पहला जोड़ी क्रोमोसोम का है। तो अगर यहाँ पे आपका ए वाला जीन है तो यहीं पर दूसरा ए वाला जीन होगा उसके बाजू वाले क्रोमोसोम में। मतलब ये ए वाला जीन यहाँ पर नहीं होगा। ओके आपके क्रोमोसोम्स अगर सेम कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं तो उनके जीन्स का लोकेशन भी सेम होता है। इसको बोलते हैं होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। साइट यानी जगह, लोकेशन, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि सेम कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम, एक मदर से एक फादर से आया है, ठीक है। जैसे हाइट हाइट वाला क्रोमोसोम। ओके देखो अब इधर आपको क्या दिया है, कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड बिहेवियर ऑफ जीन्स। कुछ डिफरेंस ही नहीं है, क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं, जीन्स भी पेयर में होते हैं। आपको इधर ए और बी बोला है, आपको डिसाइड करना है कौन सा क्रोमोसोम है कौन सा जीन है। दोनों ही सेम है, एक पेयर में होता, दोनों पेयर में होते हैं, दोनों गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक केस दिखाया गया है, ठीक है, सेल डिवीजन का साइकिल बताया है। ये ग्रोथ 1 फेज है, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स खुद को डबल कर रहे हैं, ठीक है। 46 से वो 92 हो गए। फिर मियोसिस 1 के टाइम पे वो फिर से 46 हुए, फिर 23 हुए, 23 हुए, और फिर यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23। तो इस तरीके से आपको मिले आपके गैमेट्स। और गैमेट्स के पास देखो, गैमेट्स के पास अपने ओरिजिनल पेरेंट सेल्स है। कैन यू सी दिस? तो क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि क्रोमोसोम्स से ही गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। ओके
During anaphase of meiosis 1, the two chromosomes pair can align at metaphase plate independently of each other. एनाफेज बोला है। एनाफेज मतलब क्या होता है, जब बनाना शेप क्रोमोसोम हो जाते हैं, मतलब एक स्पिंडल फाइबर की तरफ यहाँ पे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और कुछ क्रोमोसोम अपोजिट पोल में चले जाएंगे, ठीक है। So the two chromosomes they align at the metaphase plate, and to understand this compare the chromosome of 4 different colors. ये देखो हम possibility 1 और possibility 2 देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, समझो ये आपका कोई एक क्रोमोसोम है और ये उसका दूसरा वाला पेयर है स्मॉल ए। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैपिटल बी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्मॉल बी। सो वन लॉन्ग ऑरेंज एंड वन शॉर्ट ग्रीन, ये आपके दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं। एंड वन लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, ये आपके दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। दिस इज पॉसिबिलिटी 1। तो मियोसिस 1 में हमको क्या देखने को, मियोसिस 2 में हमको इधर पे क्या देखने मिल रहा है, दिस इज मियोसिस 1 का एनाफेज, दिस इज मियोसिस 2 का एनाफेज। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन, यानी सब कुछ सेपरेट होगा। एनाफेज में सब सेपरेट होता है और दो अपोजिट पोल्स में जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कौन से गैमेट्स मिले, लुक हियर। यहाँ पे हमको क्या क्या मिला, एक कैपिटल ए एक कैपिटल बी मिला। सो ये देखो, ये मिला एक कैपिटल ए और ये वाला है ग्रीन वाला कैपिटल बी। ऑरेंज इज कैपिटल ए, देन दिस अगेन इज कैपिटल बी, दिस इज स्मॉल ए स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल ए स्मॉल बी। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कैसे हो रहा है यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस। अब पॉसिबिलिटी 2 देखो, सेम चीज यहाँ पे दी गई है। हमने एक लॉन्ग ऑरेंज और एक शॉर्ट रेड क्रोमोसोम लिया, मतलब अब मैंने ये वाला जो रेड क्रोमोसोम है इसकी पोजीशन सिर्फ चेंज कर दी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैपिटल ए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हमने इसको क्या लिया था, रेड वाले को क्या लिया था, स्मॉल बी, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल ए, इसको स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिला कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये अपना येलो वाला हो जाएगा स्मॉल ए, ग्रीन वाला हो जाएगा कैपिटल बी। अगेन मियोसिस 2 होने के बाद हमको इधर क्या मिल रहा है, ये देखो ये वाला पेयर क्या मिला हमको, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी। और ये वाला पेयर क्या मिला हमको इधर पे, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। यानी कि कोई भी अलील किसी दूसरे अलील के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कैपिटल ए हमेशा कैपिटल बी के साथ ही जाएगा या कैपिटल बी हमेशा स्मॉल ए के साथ ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ऑल द क्रोमोसोम्स दे डू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड ओवर हियर। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ अवर क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो इतना 2-3 पेज का बोरिंग थियोरी दिया है उसको आप ये पॉइंटर्स के हिसाब से लर्न कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंटर क्या है, like the hereditary traits the chromosomes retain their number। देखो जैसे कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वैसे क्रोमोसोम नंबर भी ट्रांसफर होता है। अनलेस एंड अनटिल कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ना हो, अगर हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं तो जितना क्रोमोसोम्स मेरे अंदर है उतने ही क्रोमोसोम्स, एक सेल में 46 क्रोमोसोम है ह्यूमंस में, तो बाकी के ह्यूमंस में भी एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है इन सेम स्पीशीज। उसका स्ट्रक्चर भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। हाँ, उसकी इंडिविजुअलिटी जो है, इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो भी हर एक ऑर्गेनिज्म की यूनिक होती है। जैसे अभी मेरे जो कैरेक्टर्स है वो मेरे हैं, मेरे बच्चे के अंदर मेरे सारे कैरेक्टर्स नहीं जाएंगे, मेरे कुछ कैरेक्टर्स मेरे बच्चे में जाएंगे, लेकिन मेरे पार्टनर के गैमेट की वजह से जो न्यू वेरिएशन तैयार हुआ है वो न्यू यूनिक कैरेक्टर्स सिर्फ मेरे बच्चे में पाए जाएंगे, वो किसी और में नहीं जाएंगे। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स भी हर एक ऑर्गेनिज्म के पास उसके लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। द टू नाइदर गेट लॉस्ट नॉर मिक्सड अप, दे बिहेव एज यूनिट्स, यानी कि आपका जो क्रोमोसोम है या आपके जो कैरेक्टर्स हैं ये कभी भी गायब नहीं हो जाते कि मेरे अंदर ये कैरेक्टर था तो मेरे बच्चे में आया ही नहीं है। द कैरेक्टर्स विच आर डिपेंडेंट ऑन क्रोमोसोम, यानी जेनेटिक कैरेक्टर्स हमेशा पास ऑन होते हैं, इतना याद रखो। अडेप्टिव कैरेक्टर्स अलग बात है, जैसे मैंने बड़े होकर डांस करना सीखा तो मेरा बच्चा भी डांसर पैदा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास डायबिटीज वाला जीन है और अगर वो जीन डोमिनेंट है तो मेरे बच्चे में वो जीन एक्सप्रेस होगा। सो दिस इज द कैरेक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि कैरेक्टर्स हमेशा पास ऑन होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया है, बोथ द क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर। ऑब्वियस सी बात है, सोमैटिक सेल्स में या डिप्लॉइड सेल में जीन्स या क्रोमोसोम हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये कब सेपरेट होते हैं, देखो ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, समझो ये आपका पेयर नंबर 1 है, ठीक है, ये फादर से आया है ये मदर से आया है। तो यहाँ पे अगर आपका हाइट वाला अलील है तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी सेम लोकेशन पे हाइट वाला अलील होगा। अब वो अलील डोमिनेंट है या रिसेसिव है वो अलग बात है, बट उसकी लोकेशन सेम होगी, ठीक है।
बोथ द क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये हमने सेल डिवीजन में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से कब सेपरेट होते हैं, मेटाफेज और एनाफेज के टाइम पे, यानी सेल डिवीजन के टाइम पे। और दोनों क्रोमोसोम्स जब सेपरेट होते हैं तो गैमेट बनता है, और गैमेट में सिर्फ एक एक कॉपी जाती है। गैमेट में कभी भी पेयर नहीं होते हैं क्रोमोसोम्स। गैमेट में क्रोमोसोम्स हमेशा कैसे होते हैं, हेप्लॉइड कंडीशन यानी हाफ कंडीशन में, ताकि जब वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर हो तो फिर उसकी जोड़ी फिर से रिस्टोर हो जाए। यानी देखो, अगर मेरे गैमेट में 23 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो जो दूसरा गैमेट आएगा उसके पास भी 23 होंगे, और इन दोनों की वजह से जो जाइगोट बनेगा, अब इसके पास नॉर्मल 46 हो गए। अगर मेरे गैमेट में पहले से 46 क्रोमोसोम्स होते तो ये एक एबनॉर्मल चाइल्ड बन जाता, क्योंकि इसके पास 46 प्लस क्रोमोसोम्स हो जाते, और ऐसी एबनॉर्मलिटी हमको नहीं चाहिए। सर्वाइवल खतरे में आ सकता है, या हो सकता है पेयरिंग ही ना हो। तो गैमेट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ए टाइप एंड ओनली वन ऑफ द टू अलील्स ऑफ अ ट्रेट। मतलब ए टाइप मतलब एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम्स एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो अभी जस्ट जो मैंने बताया कि आपका मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो फिर से रिस्टोर हो जाता है। यानी ह्यूमंस में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है, बस उसका जो गैमेट है यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें क्रोमोसोम्स हमेशा हेप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सिनैप्स ड्यूरिंग मियोसिस। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी सेम कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम, मैं बार बार बोल रही हूँ, सेम कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम फादर। मतलब मेरा हाइट वाला क्रोमोसोम और मेरे हस्बैंड का हाइट वाला क्रोमोसोम दोनों के पास सेम कैरेक्टर है, तो ये दोनों आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे एंड देन दे विल सेपरेट और सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट सेल्स व्हिच एस्टैब्लिशेस द क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और फिर हमारे बच्चे में कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका प्रॉपर सेग्रीगेशन हुआ या नहीं और कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ या नहीं। सटन एंड बोवेरी ने इस थ्योरी को, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कैसे प्रूव किया। पहले तो इन्होंने बहुत आर्ग्यू की क्रोमोसोम के पेयरिंग और उसके सेपरेशन को लेकर, और उन्होंने बोला कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। यानी कि अगर क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो उनका जो कैरेक्टर है वो भी सेपरेट हो जाएगा। Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it chromosomal theory of inheritance। तो सटन ने क्या किया, उन्होंने मेंडल का कॉन्सेप्ट इधर पे यूज किया। He following this synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to discovering the basis for variation that sexual reproduction produced। तो थॉमस और हंट ने एक्चुअली क्या एक्सपेरिमेंट किया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये क्या होता है इसके बारे में हम डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इनके थ्योरी और इनके एक्सपेरिमेंट के वजह से जो कंक्लूजन निकल के आया, वो कंक्लूजन क्या था, देखो ये जो कंक्लूजन था इसको मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर्स में बता देती हूँ। सेम थ्योरी दी गई है, आपको सिर्फ ये पॉइंटर में मैं बता रही हूँ। तो थॉमस हंट मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बोल के या मुंह से लिख के या बोल के हमको कुछ चीज प्रूव नहीं की, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके दिखाया कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने कौन सा मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, यानी कि ज्यादातर ये मक्खी हमको फ्रूट्स के आसपास दिखाने को मिलती है। ये ऑर्गेनिज्म ही क्यों यूज किया, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर ही क्यों यूज किया, वटाना क्यों यूज नहीं किया। जैसे मेंडल ने वटाना यूज किया था वैसे इन्होंने वटाना क्यों यूज नहीं किया, उसके भी कुछ रीजंस हैं। देखो, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये एनिमल की कैटेगरी में आता है। मेंडल ने प्लांट कैटेगरी कंसिडर की थी, तो थॉमस हंट मॉर्गन ये देखना चाहते थे कि सेम इनहेरिटेंस प्रिंसिपल एनिमल में भी फॉलो होता है या नहीं, ठीक है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर का सिलेक्ट करने का रीजन ये था कि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो हो सकता है। मतलब इसके लिए कोई बहुत बड़ा आर्टिफिशियल मीडियम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सादा सा शक्कर या कोई भी फ्रूट या सड़ा हुआ कोई भी खाना रख दोगे तो भी ये मक्खी उधर भिनभिनाने लगेगी, ग्रो हो जाएगी। ये ऑर्गेनिज्म का साइज कंपेरेटिवली बहुत छोटा है, इसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी है। वटाने का प्लांट तो भी 3 महीने में मिलता था, ड्रोसोफिला 2 हफ्ते में मिल जाता है। सो वटाने के कंपेरिजन में इट इज वेरी 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 फास्टर ग्रोइंग एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म। एक बार रिप्रोड्यूस करने से ये 100 से भी ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। सो सिंगल मीटिंग प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। और इसके जो मेल एंड फीमेल स्पीशीज हैं, दे आर वेरी डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल मतलब क्या होता है कि इनके बॉडी में हमको ओविपोइस्टर, ओविपोइस्टर मतलब क्या होता है, जो फीमेल्स होती है ना उनका जहां से वो एग ले करती है उनका एक स्ट्रक्चर ऐसे उठा हुआ दिखाई देता है उनके रिप्रोडक्टिव एरिया में। सो काफी इजीली डिस्टिंग्विशेबल होता है कि मेल कौन है फीमेल कौन है, जिससे स्टडी करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। एंड स्मॉलर नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स, यानी कि
एक तो क्रोमोसोम्स कितने इनके पास, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सिर्फ 4 है, यानी कि टोटल इनके पास अगर डिप्लॉयड कंडीशन में देखें तो टोटल 8 क्रोमोसोम है, और अगर हेप्लॉयड कंडीशन में देखें तो 4 है। और चारों क्रोमोसोम्स काफी इजी स्ट्रक्चर वाले हैं, मतलब इजीली स्टडीएबल है। तो इस वजह से थॉमस हंट मॉर्गन ने ये ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया था ताकि उनको अपना रिसर्च का जो है वो कंक्लूजन मिल सके। यस एवरीबडी, सो आई होप कि आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मेरे साथ पढ़ने में मजा आया होगा। बेसिक पॉइंटर्स मैंने आपको दिए, अगर आप ये हाईलाइटेड पॉइंट्स भी पढ़ के जाते हैं, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स एंड फॉर योर नीट रिविजन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह पाते रहने के लिए प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप ज्ञान लैब एपी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपका सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ अवर चैनल लाइव्स बफरिंग, जिसमें हमने इंटरेस्टिंग व्लॉग्स डाले हैं, हमारे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, हमारा पिकनिक, गणपति पूजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट्स एन एंटरटेनमेंट चैनल जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो एक लाइक बटन पे क्लिक कर दो ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे इंटरेस्टेड है या नहीं। So I'll see you very soon with the next topic. तब तक के लिए stay tuned with our channel. Bye bye everybody. Hope your preparation is going well. Take care of your health and I'll see you very soon. Thank you. Stay tuned.